रोहन मैथ्स से डरने लगा। पेपर से 1 या 2 दिन पहले सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेता था, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन कर लेता था और रिजल्ट क्या हुआ, 80 नंबर का पेपर था और उसने 25 नंबर स्कोर किए। लेकिन वहीं पे अदिति ने मैथ्स से डरने की बजाय उसको टैकल करने का डिसीजन लिया। मैंने उसको एक रोड मैप दिया और उस रोड मैप को उसने सिर्फ 80-85% फॉलो किया और उसके 80 में से 73-74 मार्क्स आए। तो आखिरकार अदिति को मैंने ऐसा क्या रोड मैप दिया, ऐसा क्या बताया जिसको उसने फॉलो किया, उसको मैथ्स इंटरेस्टिंग भी लगने लगी और उसके मार्क्स भी इंप्रूव हुए। 9th क्लास मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है या फिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन, डिपेंडिंग कि आप क्या अप्रोच लेते हैं उसको पढ़ने की। इस बात को एक कहानी से समझाता हूं। रोहन और अदिति दोनों के दोनों क्लास 8 से क्लास 9th में शिफ्ट हुए। क्लास 8 तक दोनों की मैथ्स बिल्कुल ठीक थी। क्लास 9th में आते ही थोड़े से सिलेबस बढ़ गया, कंसेप्ट टफ हो गए, जिसकी वजह से रोहन मैथ्स से डरने लगा और उस डर की वजह से वो सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करता आया। पेपर से 1 या 2 दिन पहले सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेता था, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन कर लेता था और रिजल्ट क्या हुआ, 80 नंबर का पेपर था और उसने 25 नंबर स्कोर किए। लेकिन वहीं पे अदिति ने मैथ्स से डरने की बजाय उसको टैकल करने का डिसीजन लिया। वो मेरे पास आई, उसने मुझसे पूछा, अब मैं मैथ्स में बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे मैथ्स में ही आया करते थे। ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, इसलिए मैं साइंस पढ़ाता आया हूँ और ज़्यादा पढ़ता भी था, लेकिन मैथ्स को मैं कम समय में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ता था और ज़्यादा स्कोर कर पाता था। ये मैंने सब बच्चों को पता रखा है। तो अदिति आई, मेरे से बात करी उसने और मैंने उसको एक रोड मैप दिया और उस रोड मैप को उसने सिर्फ 80-85% फॉलो किया और उसके 80 में से आई गेस 73-74 मार्क्स आए। तो आखिरकार अदिति को मैंने ऐसा क्या रोड मैप दिया, ऐसा क्या बताया जिसको उसने फॉलो किया, उसको मैथ्स इंटरेस्टिंग भी लगने लगी और उसके मार्क्स भी इंप्रूव हुए। तो आज की इस वीडियो में इस कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन पे जाओ, लिखो आई विल स्कोर 95% प्लस इन मैथ्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। To be a great physicist in applied to physics. I think the mathematical skill required today is so high. You have to be a world-class mathematician to be a successful theoretical physicist today. देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली में एक ही सक्सेस फॉर्मूले पे काम करता है और वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अब 9th क्लास के मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स बेसिक ऑपरेशन से लेके अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी तक को कवर करते हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक सिर्फ 9th में नहीं, आगे की हर एक क्लास के लिए बेसिक फाउंडेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात नोटिस की गई है कि जब भी एक बच्चा 8th क्लास से 9th क्लास में आता है तो उसको मैथ्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे जो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं और उसी वजह से उसे मैथ्स मुश्किल लगने लग जाता है। जैसे मैंने नोटिस किया, मैंने ऑब्जर्व किया है कि 9th क्लास में आते ही बच्चों को ट्राइंगल्स में या फिर सर्कल्स की थ्योरम में या फिर कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने मैंने देखा है कि उनको सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका मैथ से इंटरेस्ट, जैसे कि अभी आपने अगर कोई वीडियो गेम खेली हो और आपने उसका पहला लेवल, दूसरा लेवल पार किया और तीसरा लेवल पार ही ना हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि गेम को खेलने का मन नहीं करता। ऑल्दो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक जो कहें कि यार मैं तो अब इसको चैलेंज के रूप में लूंगा और उसे पार करके रहूंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग उस गेम को खेलना बंद कर देंगे बिकॉज उन्होंने मल्टीपल ट्राई मारा लेकिन वो उसको पार ही नहीं कर पा रहे। तो मैथ्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बस आपको करना क्या है, 5 टिप्स दूंगा, बेसिकली 5 स्टेप्स दूंगा। अगर आपने उन पर ध्यान दिया तो ये कमजोर टॉपिक्स पे भी आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस करोगे और बाकी आसान टॉपिक्स तो हलवे की तरह निकल जाएंगे। तो टाइम बिना गवाए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की बात करता हूं और वो है बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जी हाँ, यहाँ पे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 बातें करूंगा, दोनों को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बच्चों को मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब में न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में गलती करते हुए मैं ज़्यादातर देखा है कि उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। फॉर्मूला सही लगा रहे हैं, कंसेप्चुअली सही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करके आ रहे हैं, आधा 1 नंबर कट जाता है, आंसर मैच नहीं होता, मोरल गिरता है, सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अपने बेसिक चीज़ें जैसे अभी मैं अगर ये 9th के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ तो 9th में आपके एक्सपोनेंट, पावर, डेसिमल, फ्रैक्शन, इन सब का बहुत इस्तेमाल है। आपको ये बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप रोज हर एक टॉपिक के 5 सवाल बना लोगे, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते 1-1 दिन छोड़ के और तीसरे हफ्ते में 2 बार, और अगर आगे जाके आप हफ्ते में 1 बार और फिर उसके आगे जाके महीने में 2 बार भी आप
सिर्फ रोज 5-5 सवाल बना लोगे जिसमें ओवरऑल आपको 20 मिनट से ज़्यादा ही लगने वाले, तो आपका मैथ्स का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ट्रस्ट में। इसमें HCF, LCM में जो भी कंसेप्ट आपको पता होगा आपके सब्जेक्ट्स में लग रहे हैं उस दौरान, जो भी मैथ्स के बेसिक नियम लग रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो। बच्चों को लगता है मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, छोटी बच्ची हो क्या? आप छोटे बच्चे ही हो, आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना, तभी आप मैथ्स में पकड़ बना पाओगे। सेकेंड, और वो है आपकी एक फार्मूला बुकलेट। यकीन मानो बच्चों को सही टाइम पे सही जगह पे सही फार्मूला ही याद नहीं आता है। पेपर दे के आ जाते हैं बच्चे, दोस्त बोलता है ये लगेगा, या फिर आधे घंटे बाद याद आता है और उस दौरान बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, पैनिक क्रिएट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द प्रॉब्लम इज कि आपको सही फॉर्मूला सही समय पे तब याद आएगा जब वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। इसके लिए क्या करना है, एक फार्मूला बुकलेट बनानी है। फॉर्मूला बुकलेट बनाने के बाद सारे फॉर्मूले उसके अंदर खुद से लिखने, ऑल्दो बनी बनाई भी आते हैं बट खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जब भी आपको लगे 5 मिनट 10 मिनट आपके पास है, किसी एक चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज कर लो रोज। बुकलेट अपने पास रखो, छोटी और कॉम्पैक्ट बनाना जाकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप उसको अपने पास रख सको। जब भी आपको लगे यार 10-15 मिनट है, 20 मिनट है, रिवाइज कर लिया। लिफ्ट में जा रहा हूँ कहीं पे रिवाइज कर लिया। आपको बड़ा फनी लगेगा बट होशियार बच्चे ऐसे ही काम करते हैं। अभी खाना आने में टाइम है, 10 मिनट कर लेता हूँ यार, ब्रेक मिली थी, ठीक है 10 मिनट की ब्रेक ली थी मैंने, 5 मिनट काम कर लिया, 5 मिनट बचे, फॉर्मूले रिवाइज कर ली। ट्रस्ट मी, फॉर्मूले लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसे स्टोर हो जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सही क्वेश्चन को करते वक्त सही फॉर्मूला जल्दी याद भी आएगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, यानी NCERT इज एवरीथिंग। बहुत सारी जगहों पे आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा NCERT आपकी बाइबल है, गीता है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है। मैं कहूँगा चलो अगर आप उसको वो दर्जा नहीं दे सकते लोग, तो एक किताब नीचे जो भी आती है इन हॉली बुक्स के, वो NCERT को 9th क्लास की मैथ्स को मिलना चाहिए। 9th क्लास की मैथ्स के अगर आपको हर एक क्वेश्चन आता है तो 85% मार्क्स तो आपके ऑलरेडी ही आ गए, ये बात समझो। बाकी कैसे स्कोर करना है बता रहा हूँ, लेकिन 85% तो मार्क्स आपके ऐसे ही आ गए। लेकिन NCERT करने का भी एक फॉर्मेट है। जब आपको लगे कि आपका एक चैप्टर या फिर टॉपिक हो गया, उसके आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो होते हैं NCERT में वो बनाओ। मैंने नोटिस किया अगेन अपने एक्सपीरियंस से कि ज़्यादातर केसेस में एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं, मोस्टली एक्सरसाइज भी आती है लेकिन एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं NCERT से। रीज़न क्योंकि उनके सॉल्यूशन पहले से ही हमारे पास है, मार्किंग स्कीम को दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टीचर्स को। सेकेंडली, एग्जाम्पल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो हर एक टॉपिक के आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्सरसाइज उसके बाद बनानी है, हो सके कोशिश करो एक्सरसाइज को लेवल वाइज डिवाइड कर दो अगर पॉसिबल है तो। जैसे मैं 10th क्लास की विनर सीरीज में लेवल 1 लेवल 2 के सवाल बनाए, ट्राई करो कि इससे करवा लो, खुद कर लो, ChatGPT की मदद ले लो कि क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, लेवल 1 लेवल 2। पहले आसान क्वेश्चन बनाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर मुश्किल पे जाओ। और ये सब होने के बाद आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे 1 शॉट देख सकते हैं जहाँ पे हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, या फिर आगे जाके जो हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं वहाँ पे भी हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन ये नियम मान लो कि हर एक चैप्टर के 80 से लेके 100 ये मिनिमम नंबर है, मैं ये करूँगा ही करूँगा। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपका रूटीन क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 80 से लेके 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के पूरे साल में फाइनल एग्जाम की रिवीजन से पहले मुझे करना ही है। फाइनल एग्जाम में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे वो अलग बात है। इसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है चैप्टर वाइज रोड मैप। जी हाँ, आओ चैप्टर वाइज बात करते हैं किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना और किस चीज़ पे थोड़ा कम ध्यान देना है। आपके सामने स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, इसको या तो साथ साथ नोट कर लो या फिर पूरा खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट लेते रहना। 1 पेज 2 पेज कितने पे भी आ सकते हैं, वो एडिटर संभालेगा। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसमें मेनली रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो ज़्यादातर गलती करते हो वो डेसिमल्स में है, तो इसलिए उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सेकेंड चैप्टर आता है हमारे पास पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और रिमाइंडर थ्योरम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज पे सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिख लो, जैसे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ऐसे a - b का होल स्क्वायर, a² - b², x + a, x + b। ये सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को एक पेज पे लिख लो, रोज रिवाइज करो अगर याद नहीं होती तो, नहीं तो बहुतों को तो याद हो चुकी होंगी। रिमाइंडर थ्योरम में फंसते तो लगातार 10 दिन 10 एग्जांपल्स कर दो, उसके बाद फंसना बंद हो जाओगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर दो, इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम जरूर प्रैक्टिस करो क्योंकि एग्जाम में ये सबसे फेवरेट होते हैं। ग्राफ मेथड को लाइटली मत लो, ग्राफ्स बनाना रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। हर दिन कम से कम एक इक्वेशन के ग्राफ बनाओ जिससे कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग और लाइन ड्राइंग स्ट्रांग हो जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये चैप्टर सबसे स्कोरिंग होता है। बस ग्राफ प्लॉटिंग अच्छे से सीख लो, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस के रेगुलर प्रैक्टिस करो। ज्योमेट्री के 7 चैप्टर्स होते हैं, यूक्लिड, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन।
इस चैप्टर में थ्योरम्स लिखकर याद करो और उनके प्रूफ समझने की हैबिट बनाओ। ज्योमेट्री में जहां भी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है उसकी रोज प्रैक्टिस करो। मेंसुरेशन के 2 चैप्टर्स होते हैं, हीरोन्स फार्मूला एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन चैप्टर्स के लिए एक फार्मूला कॉपी बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूले लिखो और रोज रिवाइज करो। इन टॉपिक से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, जैसे कोन, सिलेंडर, स्फीयर और फ्रस्टम। इनमें वर्ड प्रॉब्लम पर भी एक्स्ट्रा ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स की अगर बात करें तो ये दोनों चैप्टर बहुत इजी और स्कोरिंग है। प्रोबेबिलिटी में डाइस, कार्ड्स, कॉइन के एग्जांपल्स रटने की जगह लॉजिकली समझो, सामने हाथ में लेके। मैं ताश खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ और मीन, मोड, मीडियन पर अच्छी प्रैक्टिस करो। स्टेप नंबर 4 यानी कि ऑल्टरनेटिव डे मेथड। ये मेथड हो सकता है आपके लिए बहुत नया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने अपने 9th में, 10th में, 11th में और 12th में मैथ्स में इसका बहुत इस्तेमाल किया। मैं क्या करता था, अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं या पेड बैच में पढ़ते हैं या यूट्यूब से फ्री में भी पढ़ रहे हैं, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और जो उस टॉपिक के साथ, ऑब्वियस बात है मैथ्स में क्वेश्चन तो साथ कराए जा रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को कर लो। वहीं पे कर लो जहाँ पे आप टीचर्स को पूरा ध्यान से सुन लो, लेकिन सेम टॉपिक के क्वेश्चन सेम डे पे मत बनाओ। हो सकता है ये अप्रोच कुछ लोगों के लिए काम ना करे, लेकिन मेरे लिए बहुत इफेक्टिव थी। मैं हमेशा जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा उसके सवाल मैं उस दिन नहीं अगले दिन बनाता था। लेटस से अगर MWF में यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में आप पढ़ाई कर रहे हो किसी टॉपिक की, तो क्वेश्चंस को TTS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में बनाओ। ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इससे आप रोज देखा जाए तो इनडायरेक्टली मैथ्स पढ़ रहे हो। अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है ये। बट अगर आप सिर्फ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैथ्स पढ़ते हो और उसी दिन में क्वेश्चन बना लेते हो, तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में कहीं ना कहीं एक गैप आ जाता है, एक फ्लो टूटता है। तो डेली मैथ्स की प्रैक्टिस होता है। इसलिए मैं ऐसा करता था कि ऑल्टरनेटिव डे पे उसी टॉपिक के क्वेश्चन बनाता था। इससे मेरे दिमाग में वो टॉपिक 2 दिन जाता था और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता था। स्टेप नंबर 5, अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स। कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हर एक बच्चा कर रहा है मैथ्स को पढ़ते हुए। सबसे पहली मिस्टेक, आप में से बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो पढ़ाई करते वक्त, खासकर मैथ्स, गाने सुन रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, क्योंकि कहते हैं मैथ्स ही तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपने मैथ्स को गाने सुनते हुए ही पढ़ा, या तो आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हो जिन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, बस फॉर प्रैक्टिस, तो आप शायद गाने सुनते हुए कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नया टॉपिक पढ़ के आए और उसके नए सवाल कर रहे हो, डिफिकल्ट लेवल सवाल कर रहे हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, और आप फिर भी आसपास म्यूजिक चला हुआ है, कोई टीवी चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं, या फिर आपने ईयरफोन लगा रखे हैं, मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है। मैथ्स को लेके ये गलत फहमी है। उसमें भी कंसेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। किसी क्वेश्चन में फंसे और सॉल्यूशन जाके देख रहे हो तो पता होना चाहिए कि मैं कहाँ अटका था और वो गलती मैं दोबारा ना करूं। इसीलिए भैया ये चीज़ अवॉइड करो। सेकेंड है, बच्चे अवॉइड करते हैं प्रैक्टिस पेपर्स को। क्वेश्चन तो बना जाते हो, NCERT पे कर जाते हो, अच्छी अच्छी किताबें भी कर लेते हो एक्स्ट्रा, लेकिन पेपर नहीं बनाते। पेपर के पैटर्न से फेमिलियर नहीं होते, किसमें कितना लिखना है, स्टेप्स के मार्क्स कैसे कटते हैं, स्टेप्स के मार्क्स कैसे मिलते हैं, यूनिट्स, डेसिमल प्लेस पे कितना छोड़ना है, राउंड ऑफ कितना करना है, आंसर मैच करने का प्रोसेस, ये सब आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने से आएगा। एग्जाम प्रेशर सबसे जरूरी है। अगर आपका पेपर 3 घंटे का हो रहा है तो 3 घंटे का पेपर बना के उसको सॉल्व करो। 1, 2, 3, 4, 5 जितना ज़्यादा करोगे एग्जाम प्रेशर उतना ज़्यादा कम होगा। और गलती नंबर 3, नोट्स ना बनाना। बच्चों को लगता है कि नोट्स सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट में बनाए जाते हैं, आंसर है ऐसा नहीं है। आपको नोट्स मैथ्स में भी बनाने होंगे। फॉर्मूले तो मैंने आपको पीछे बता दिया बनाने होंगे। उस फॉर्मूले में हर एक चीज़ का मतलब अपनी भाषा में लिखना होगा। थ्योरम्स जो कि आपको एज इट इज़ वैसी ही लिखनी है, अपने नोट्स में आप उसे आसान भाषा में लिख सकते हो समझने के लिए। जैसे क्या होता है, कभी कभार एक थ्योरम टीचर बहुत आसान भाषा में समझाता है, लेकिन मार्क्स तो आपको उसी एग्जैक्ट भाषा के लिखने के मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स में उसको आसान भाषा में लिख लो, लेकिन वहाँ पे रिमाइंडर दे दो कि एग्जाम में क्या लिख के आनी है। इस नोट्स को पढ़ते हुए थोड़ा अपनापन सा महसूस होता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये तीन मिस्टेक्स एक्चुअली में आपको अवॉइड करनी है स्टेप नंबर 5 में। तो बेसिकली यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। कोई ऐसे मैजिक नहीं क्रिएट होने वाला, ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, कोई बहुत बड़े स्केल पे निमोनिक्स नहीं है जिससे आप पूरे मैथ्स पढ़ लोगे। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात, मैथ्स से आप देखा जाए तो सिर्फ तभी बच सकते हो जब आप आर्ट्स लेते हैं या फिर सिर्फ आर्ट्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, जो कि कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि कॉमर्स में भी देखा जाए, अकाउंट्स में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री में इटसेल्फ मैथ्स एक सब्जेक्ट आगे जाके जेई में बहुत जगहों पे काम आएगा। आप कहोगे नीट में भी कहीं ना कहीं काम आएगा, बिकॉज फिजिक्स पढ़ने का ये एक टूल है। तो मैथ्स अगर आपका अभी कमज़ोर रह गया तो आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अभी से अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, मैथ्स से प्यार करो, क्योंकि मैथ्स एक टूल है जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में और डेली लाइफ में आपकी बहुत मदद करेगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।